कुछ समय पहले की बात है। कुछ ही दिन हुए जब प्रधानमंत्री द्वारा बाढ़वन बंदरगाह बनाने के लिए भूमि पूजन एवं शिलान्यास हुआ था और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री उनके सभी अधिकारी नेतागण उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए थे। नेताओं ने एक से बढ़कर एक जोशीले भाषण दिए थे। सरकार का कहना है कि इस योजना के आने से, इस बंदरगाह के बनने से एक बड़ा परिवर्तन होगा, क्षेत्र के लोगों को और देश के लोगों को लाभ होगा। यह पोर्ट एक भव्य इंटरनेशनल दर्जे का पार्ट होगा, जिससे देश इंटरनेशनल ट्रेड में बाकी सभी बड़े देशों के साथ खड़ा हो पाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम को कुछ ही दिन हुए हैं, विरोध भी शुरू हो गया। कुछ संस्थाओं का, कुछ स्थानिक लोगों का कहना है कि बंदरगाह के बनने से उनको एवं पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। वाधवन बंदरगाह नहीं बने उसके लिए उनका विरोध जारी रहेगा और वे धरना प्रदर्शन भी करेंगे। देखिए समय समय पर किए गए स्थानिक लोगों के विरोध प्रदर्शन के कुछ दृश्य। आगे दर्शकों के लिए पूरी जानकारी आगे विस्तार से आप सभी से निवेदन है, वीडियो को आखिर तक देखें। तो सर, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के प्रिंसिपल पर चलते हुए इंडियन गवर्नमेंट की मंशा 2025 से 27 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की है और इस टारगेट को अचीव करने में हमारे पोर्ट यानी बंदरगाहों का एक अहम किरदार होगा। यूं तो इन पोर्ट्स ने हमारे देश के इतिहास में हमेशा एक अहम भूमिका निभाई है। वहीं आज भी जब ग्लोबल ट्रेड शिपिंग लाइंस के अराउंड ही ओरिएंटेड है, यहाँ तक कि आज के इस दौर में जब इंडो पैसिफिक रीजन दुनिया भर की पावर्स के लिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन बन चुका है, तो ऐसे में इंडियन पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी तरह जब गुड्स और दूसरे कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने की बात आती है तो सी ट्रांसपोर्टेशन दूसरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा चीपेस्ट है। इसी तरह देश की इकोनॉमी को और भी ज्यादा रफ्तार देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इसके तहत नए पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट करी जा रही है। उदाहरण के लिए देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए लॉन्च किए गए पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव के तहत पोर्ट्स और शिपिंग से रिलेटेड 101 प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 60,872 करोड़ रुपीस का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें से 4,423 करोड़ रुपीस की 13 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हो चुकी हैं। वहीं देश में कई नए पोर्ट्स का भी कंस्ट्रक्शन वर्क तेजी से चल रहा है। इन्हीं में से काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा वाधवन पोर्ट है, जिसके रिगार्डिंग 5 फरवरी 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत इस पोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल यानी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। हालांकि कई सारे कारणों और लोकल इश्यूज के चलते हो रहे विरोध की वजह से इस प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी है, मगर इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रोजेक्ट के रास्ते में आने वाले सभी ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के प्रयास जारी हैं। तो चलिए आज इस डिस्कशन में हम वाधवन पोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं, जहां इस वीडियो के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को हम डिटेल में समझेंगे और इसके लेटेस्ट अपडेट्स को जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई के पास लोकेटेड पालघर डिस्ट्रिक्ट में सी कोस्ट पर मौजूद वाधवन में इस नए पोर्ट को स्टैब्लिश किया जा रहा है। लगभग 5,000 एकड़ सी एरिया में फैले वाधवन पोर्ट को JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट द्वारा स्टैब्लिश किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के तहत समुद्र तट से 4 किलोमीटर लॉन्ग और 20 मीटर डीप एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इस पोर्ट के बनने के बाद यहाँ से कोल, सीमेंट, केमिकल्स और ऑयल जैसे गुड्स का एनुअली 132 मिलियन टन ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। और इसी ट्रांसपोर्ट और पोर्ट ऑपरेशन को फ्लूइड और हैसल फ्री बनाने के लिए वाधवन पोर्ट के लिए डेडिकेटेड किलोमीटर लॉन्ग रोड का कंस्ट्रक्शन और नेशनल हाईवे से प्रपोज पोर्ट तक 12 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। यही नहीं, 2028 तक यहाँ टोटल 38 गुड्स वेयरहाउस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इससे पहले 1995 में भी एक प्राइवेट कंपनी द्वारा इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया गया था, लेकिन तब भी इस प्रोजेक्ट का भारी पब्लिक ऑपोजिशन देखने को मिला था, जिसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट का काम रोक दिया था। इसके अलावा दहानू तालुका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट के अगेंस्ट फील्ड पिटीशन पर डिसीजन लेते हुए 1998 में पोर्ट के कंस्ट्रक्शन को पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन 2014 में सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद इस पोर्ट को लेकर फिर विचार किया गया है और इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाने लगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की 74% और महाराष्ट्र सागर मंडल की 26% की हिस्सेदारी से करीब 65,000 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने की बात कही गई।
साथ ही ये दलील दी गई ये प्रपोज पोर्ट 24 आवर्स ऑपरेशनल रहेगा, जिससे इस पूरे रीजन का रैपिड डेवलपमेंट होगा। हालांकि इसी दिशा में गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने के बाद भी वाधवन पोर्ट को लेकर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इस विरोध के पीछे के कारणों को भी जान लेते हैं। दोस्तों, इस पोर्ट का डेवलपमेंट के विरोध के पीछे का एक बड़ा कारण है कि वाधवन एक हाईली एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया है, जिसके कारण लोकल लोगों का यह आरोप है कि इस प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट को होने वाले नुकसान का एडिक्वेट स्टडी यानी पर्याप्त अध्ययन नहीं किया गया। साथ ही ये मरीन एरिया कई तरह की फिश और दूसरे कई एक्वेटिक एनिमल्स का होम माना जाता है। ऐसे में यहाँ के लोगों को डर है कि इस पोर्ट के कंस्ट्रक्शन से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जिसके काफी दूरगामी परिणाम होंगे। साथ ही इस प्रोजेक्ट के विरोध का दूसरा रीजन ये भी है कि इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट 13 विलेजेस पर पड़ेगा और यहाँ की करीब 40% पॉपुलेशन के सामने लाइवलीहुड क्राइसिस पैदा हो जाएगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रपोज्ड वाधवन पोर्ट के आसपास का पूरा एरिया गोल्डन बेल्ट के नाम से जाना जाता है और इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन से यहाँ के 1 दर्जन से ज्यादा गांव में रह रहे फिशरमैन और फार्मर्स की 1 लाख से ज्यादा फैमिलीज के लाइवलीहुड और लैंड एक्विजिशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का नया खतरा खड़ा हो गया है। असल में लोगों को डर है कि जिस तरह रायगढ़ के उरण तालुका ने नाहवा शेवा में स्थानीय लोगों का डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हुआ था और उनका कस्टमरी लाइवलीहुड छिन गया था, उसी तरह कहीं उनके साथ भी ना हो। या हम आपको बता दें कि जेएनपीए नाहवा शेवा में भारत का लार्जेस्ट कार्गो पोर्ट ऑपरेट करती है। हालांकि गवर्नमेंट और सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से लोगों के इस डर को दूर करने की कोशिश करी जा रही है और उनकी इन्हीं सभी आशंकाओं को दूर करने और हालात का जायजा लेने के लिए रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के चेयरपर्सन संजय सेठी वाधवन पहुंचकर स्थानीय लोगों से मिले थे। इस मौके पर उनके साथ पालघर के कलेक्टर गोविंद बोडके और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बाला साहेब पाटिल भी मौजूद थे। संजय सेठी के मुताबिक महाराष्ट्र के वाधवन में प्रपोज्ड 75,000 करोड़ रुपीस का कंटेनर पोर्ट प्रोजेक्ट एक नेशनल इंपॉर्टेंस वाला प्रोजेक्ट है और इस रीजन के लोगों के लाइव्स को चेंज करने में काफी हेल्पफुल होगा। लोकल लोगों के डिस्प्लेसमेंट के कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए सेठी साहब ने जोर देते हुए कहा कि पोर्ट कंस्ट्रक्शन में फेयर कॉम्पनसेशन के साथ लिमिटेड लैंड एक्वायर किया जाएगा, जिससे केवल उतना ही लैंड एक्वायर किया जाए जितना करना इस पोर्ट के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही यहाँ रह रहे फिशरमैन के लिए एडिक्वेट कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। यही नहीं, पोर्ट से जुड़े ऑफिशियल्स का कहना है कि ये पोर्ट सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगा, जिसमें कंस्ट्रक्शन फेज में भी कई कामों के लिए एटलीस्ट 50,000 वर्कर्स की जरूरत होगी। साथ ही रोड और रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन से भी लोकल लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। इसी तरह उन्होंने एक और लोकल कंसर्न को एड्रेस करते हुए ये बताया कि इस रीजन में मौजूद शंकुधर को कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि ये प्रपोज कंस्ट्रक्शन साइट से काफी दूर है। वहीं ऑफिसर की तरफ से ये भी क्लियर किया गया कि पोर्ट प्रोजेक्ट के पार्ट के तौर पर ऑयल रिफाइनरी सेटअप करने का कोई प्रपोजल नहीं है। सिटी के मुताबिक पोर्ट कंस्ट्रक्शन से करीब 12 किलोमीटर नॉर्थ में लोकेटेड तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन पर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि ऑफिशियल असेसमेंट करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा इस पोर्ट के डेवलपमेंट को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दिया जा चुका है। यही नहीं, सभी इन्वायरमेंटल लॉस का कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए एक्सपर्ट्स के थ्रू 4 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन के बाद पोर्ट को इसी साल 31 जुलाई को दहानू तालुका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी DTEPA से अप्रूवल मिला था। इस परमिशन ने पोर्ट डेवलपमेंट में एक बड़े ऑब्स्टिकल को दूर कर दिया है और पोर्ट अथॉरिटी अब प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल और कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंसेस के लिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से जुड़ी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को अप्लाई कर सकेगी। वाधवन इंडियन पोर्ट्स एक्ट के अंडर एक मेजर पोर्ट होगा। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 75,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्वेस्टेड प्रपोजल यूनियन गवर्नमेंट के अंडर कंसिडरेशन में है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल और भी उठ रहा होगा कि जब महाराष्ट्र में JNPT और मुंबई के रूप में 2 मेजर पोर्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो फिर एक और मेजर पोर्ट की क्या जरूरत है। दोस्तों, करेंटली भारत का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट महाराष्ट्र में JNPT है। ये महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, NCR, पंजाब और उत्तर प्रदेश के इंटीरियर एरियाज की नीड को केटर करता है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंटेनर शिप्स को हैंडल करने के लिए डीप ड्राफ्ट पोर्ट की जरूरत है, जो 10 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का फुली यूटिलाइज करने के बाद JNPT पोर्ट के एडिशनल ट्रैफिक रिक्वायरमेंट को भी केटर कर सके।
अभी जेएनपीटी और गुजरात का मुंद्रा देश के 2 लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट्स हैं, लेकिन ये मीडियम साइज के कंटेनर शिप्स की हैंडलिंग में कैपेबल हैं। इनकी ड्राफ्ट रिस्पेक्टिवली 15 मीटर और 16 मीटर है, जबकि वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी वाले मॉडर्न डीप ड्राफ्ट पोर्ट के लिए 18 मीटर से 20 मीटर के ड्राफ्ट की जरूरत होती है। कोस्ट के पास वाधवन पोर्ट में नेचुरल ड्राफ्ट करीब 20 मीटर्स है, जिससे इस पोर्ट पर लार्ज शिप्स हैंडलिंग की पॉसिबिलिटी है। वाधवन पोर्ट के डेवलप होने से 16,000 से 25,000 TEU कैपेसिटी की कंटेनर शिप्स की, जिससे कि इकोनॉमिक लेवल इंक्रीज होगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होने के बेनिफिट्स मिलेंगे, जिससे कि भारत के इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड और कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी में भी जरूरी इंक्रीमेंट होगा। साथ ही बीते दशक में जेएनपीटी और मुंबई पोर्ट दोनों के आसपास के एरियाज में तेजी से सिटी डेवलप हो गई है, जिसके कारण यहाँ से होने वाला कार्गो इवैक्यूएशन भी नेगेटिवली इफेक्ट हुआ है। ऐसे में ये नया वाधवन पोर्ट, जो कि नेशनल रेलवे लाइन ग्रिड से महज 10 किलोमीटर और दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट करने वाले नेशनल हाईवे 8, जिसे नए नंबरिंग के अकॉर्डिंग NH48 के नाम से जाना जाता है, उससे महज 35 से 40 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ये पोर्ट और इससे जुड़े रेल और रोड ट्रांसपोर्टेशन लाइंस और प्लांट वेयरहाउस मिलकर वेस्ट कोस्ट से होने वाले ट्रेड के लिए भारत के लिए एक नई मैरीटाइम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, मैरीटाइम ट्रेड और ट्रांसपोर्ट सेक्टर इकोनॉमिक और रीजनल डेवलपमेंट के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। कोस्टल एरियाज में पोर्ट्स फॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो बढ़ती ही है, लोकल पॉपुलेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और टूरिज्म सेक्टर भी ग्रो होता है, जो डेवलपमेंट के लिहाज से रीजनल डिसबैलेंस को भी दूर करने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लिहाजा ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वाधवन पोर्ट भारत की ट्रेड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा और उससे हमारी इकोनॉमी को काफी बूस्ट आज मैं हूं पालघर जिले के हमारे सांसद महोदय के साथ। ऐसा सुनने में आया है कि एक बड़ा बंदरगाह जो बन रहा है, वाधवन बंदरगाह, उसमें प्रतिरोध को एकदम खत्म कर दिया गया है। लोगों को समझा बुझा के और शांति से ये कार्य शुरू हो रहा है। इसमें मुख्य भूमिका हमारे पंत प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी की रही, जिन्होंने अपनी कोर टीम को इस काम पे लगाया और लोगों को समझाया कि ये बंदरगाह बनने से स्थानिक लोगों को किस प्रकार से फायदा पहुंचेगा और कैसे क्षेत्र में उन्नति के द्वार खुलेंगे। इस बारे में हम हमारे लोकल सांसद के विचार जानने के लिए आज यहाँ उनके ऑफिस में हैं। आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर हेमंत साबरा जी से और उनके विचार जानते हैं। नमस्कार। जैसे कि हमें पता है कि वाधवन जो बंदर है, जो इंडिया का लार्जेस्ट बंदर बनने जा रहा है, उसकी अधिकृत घोषणा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने की है। काफ़ी सारे वाद विवाद थे। कुछ महीनों पहले वहाँ पे जन सुनवाई भी ली थी। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट की परमिशंस वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, वो सारी ली गई है। उसके बावजूद वहाँ के जो गांव के रहने वाले स्थानिक रहवासी हैं, उनकी कुछ समस्याएं जरूर है। उनको ये डर भी है कि नेचुरल फिशिंग जो है उस पे प्रभाव पड़ेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसलिए कुछ लोगों के मार्फत वहाँ पे नाराज़ी ज़रूर है। लेकिन फिर भी ये जो पोर्ट है, ये करीब समुद्र में बनने जा रहा है और इंडिया के जितने भी पोर्ट हैं वो सब मिला के जितनी कैपेसिटी नहीं होगी उतनी कैपेसिटी वाधवन बंदर की रहेगी और एक इंटरनेशनल बेसिस पे पोर्ट बनने जा रहा है। क्योंकि उसका पहला जो फेज़ है, फर्स्ट जो फेज़ है वो करीब 2029 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए करीब 45,000 करोड़ प्रावधान किया गया है और कुल मिला के करीब 76,000, मोर देन 76,000 करोड़ रुपीस उसके लिए प्रावधान किया गया है। ये जो बंदर है, ये काफ़ी बदलाव
पालघर जिले में ही नहीं पूरे भारत में लाएगा। और जो कुछ उसके वजह से प्रभावित क्षेत्र है उस पर जरूर सरकार ने सोचा है। पालघर जिला एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ये पोर्ट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो डिक्लेयर किया है करीब 12 लाख के से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाला है। और इसलिए हमारी भी मांग यही रहेगी कि स्थानिक लोगों को वहाँ पे मौका दिया जाए, कुछ परसेंटेज स्थानिक लोगों को रिजर्व किया जाए और हर तरह के जो काम हैं जैसे लेबर से लेके बड़े बड़े इंजीनियर तक, ऑफिसर तक, उस सब में पालघर जिले की स्थानिक लोगों को वहाँ पे जॉब मिलना चाहिए। जरूर वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होने वाला है। काफ़ी सारे वहाँ पे जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं, चाहे रेस्टोरेंट हो, बड़े होटल्स हो, मॉल्स हो या फिर शॉप्स हो या फिर काफ़ी सारे जो टूरिज्म प्लेसेस है उसके लिए भी हम जरूर प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ वहाँ पे डेडिकेटेड रेल रहेगा, डेडिकेटेड हाईवे रहेगा और इन सब में जो कुछ लोग जो डिस्टर्ब होने वाला है जिनकी ज़मीन जाएगी उनको जरूर जो कंपेंसेशन है वो मिलना चाहिए। उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि जो बंदर है उसकी वजह से पालघर जिले की पूरा चेहरा मेरा मोहरा बदल जाएगा और काफ़ी असर पालघर जिले का ही नहीं लेकिन भारत की इकोनॉमी पे इसका पड़ने वाला है। और इसलिए 30 तारीख को माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वहाँ पे भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। मैं उनका Narendra Modi will attend the groundbreaking ceremony of Vadhavan Port at Dahanu in Pahalghat district of Maharashtra today, which is expected to be the growth engine in the coming years. The Vadhavan Port, which will be one of the top 10 ports of the world upon completion, is an all-weather greenfield, deep-draft major port of the Arabian Sea. The port is located some 140 kilometers away from Mumbai along the Maharashtra-Gujarat boundary. The Vadhavan Port project was pending for the past several decades for multiple reasons, including opposition from locals, farmers, fisherfolk and environmentalist groups. The total cost of the project is Rs 76,220 crores. The project involves the reclamation of 1,448 hectares of area in the sea and construction of 10.14 kilometers of offshore breakwater and container and cargo storage areas, sources said. This world-class maritime terminal facility on public-private partnership utilizes cutting-edge technologies to efficiently handle mega vessels on global shipping routes. The project, aligned with the objectives of PM Gati Shakti program, will add to further economic activity and also has the potential for direct and indirect employment opportunities for around 12 lakh individuals, thereby contributing to the local economy. The Bhumi Pujan function today will be held at CIDCO ground in Pahalghar. धन्यवाद।
कृपया आप विराजमान हो जाएं। देवी और सज्जनों, बाड़वन बंदरगाह पर आधारित एक फिल्म हमने बनाई है, जिसे देखने के लिए ना ही यहाँ पर उपस्थित स्थानिक बल्कि पूरे विश्व के लोग उत्सुक हैं। मैं आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। प्रेरणा और प्रगति जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की नींव पड़ती है। Under the powerful leadership of Prime Minister Narendra Modi, the bold vision of Viksit Bharat 2047 is taking shape. Through transformative initiatives, we are building a future to a stronger, more prosperous India. In just a decade, India's maritime sector has ranked as the 16th largest maritime nation. The port capacity and coastal cargo has almost doubled. The number of seafarers has increased 1.5 times. And cargo through national waterways has increased by more than 1800%. But this is only the beginning. With the Honorable Prime Minister's empowering Amrit Kal Vision 2047, we are now charting a course towards even brighter horizons. हम यहाँ के पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रहे हैं, सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट्स की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। With an investment of 80 lakh crore rupees, the Amrit Kal Vision 2047 will shape world-class ports with over 300 initiatives. India has now set its sights to expand capacity, lead globally and build a sustainable world-class maritime sector. Now to truly expand India's canvas in line with Prime Minister Modi's visionary leadership and the bold directives of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, India's next monumental leap in maritime excellence. Presenting the Vadhavan Mega Port of the 21st century. Strategically located just 150 kilometers from Mumbai, the Vadhavan Mega Port is set to be completed in 2 transformative phases, which will provide state-of-the-art facilities with unmatched capabilities. By the end of its second phase, the Vadhavan Mega Port will handle an astounding 23.2 million TEUs. It will drive employment and empower communities by creating more than 12 lakh direct jobs and over 1 crore indirect jobs. Dedicated freight corridors, DFCs, will ensure faster, more efficient connectivity nationwide. And its location will provide direct connectivity to INSTC and IMEEC. Vadhavan is set to contribute over 1% to Maharashtra's GDP, aligning seamlessly with the state's $1 trillion vision for growth and prosperity. From the beginning, Vadhavan was conceived as a green port. It balances economic growth with environmental stewardship in support of India's blue economy. The port will spur economic and social development of the coastal communities and the entire region of Maharashtra. Guided by the visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Vadhavan Mega Port reflects his relentless drive for a Viksit Bharat. Welcome to the Vadhavan Mega Port, where India's maritime journey is just beginning. और अब विभिन्न मत्स्य पालन परियोजनाएं तथा मछली पकड़ने वाले जहाजों पर पोत संचार एवं सहायता प्रणाली ट्रांसपॉन्डर्स के बारे में फिल्म्स चलेंगी। मैं आपका ध्यान फिर से एक बार स्क्रीन की तरफ आकर्षित करूंगी। मत्स्यिकी और जलीय कृषि भारत में लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मत्स्य किसानों को आजीविका प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने फिशरीज सेक्टर में कई अहम रिफॉर्म किए हैं। मात्स्यिकी क्षेत्र के केंद्रित विकास के लिए भारत सरकार ने 2019 में मत्स्य पालन विभाग और नए मंत्रालय की स्थापना की। साथ ही मात्स्यिकी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया। पहली बार देश में इतनी बड़ी व्यापक योजना बनाई गई है। आजादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ उनसे भी कई गुना ज्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के विजन के तहत सरकार इस क्षेत्र में 38,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रही है। मात्स्यिकी एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत ऋण लेना अब सरल और सहज हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नई तकनीकों के उपयोग द्वारा उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में अहम साबित हो रही है। लगभग 44,000 फिशिंग वेसल्स की सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग के लिए 113 फिशिंग हार्बर्स और फिश लैंडिंग सेंटर्स को मंजूरी दी गई है, जिससे 14 लाख मछुआरों और संबंधित हितधारकों को लाभ होगा। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक, केज और रेसवे जैसी प्रौद्योगिकियों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। समूह दुर्घटना बीमा कवरेज के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है तथा मत्स्यन गतिविधि में प्रतिबंध अवधि के दौरान मछुआरों को आजीविका सहायता प्रदान की गई है। मत्स्य उत्पादन 175 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। साथ ही अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि उत्पादन तथा समुद्री खाद्य निर्यात 2 गुना हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक नई उप योजना है। इस उप योजना को मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड स्मार्ट फिशिंग हार्बर्स का विकास, विश्व स्तरीय मत्स्य बाजारों की स्थापना और मात्स्यिकी क्षेत्र में क्लस्टर आधारित विकास जैसी नई पहल की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मछुआरों और मत्स्य किसानों तक पहुंचाई गई। 30 अगस्त 2024 को पालघर, महाराष्ट्र में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1200 करोड़ रुपए की 217 मात्स्यिकी परियोजनाएं लॉन्च हो रही हैं, जिससे 5 लाख से अधिक मछुआरों और मत्स्य किसानों को रोजगार और लाभ मिलेगा। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी 364 करोड़ रुपए के वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम के नेशनल रोल आउट को भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसके तहत मछुआरों की सुरक्षा के लिए 1 लाख फिशिंग वेसल्स पर ट्रांसपॉन्डर लगाने को मंजूरी दी गई है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कल्पना की है, आत्मनिर्भर भारत के लिए आज भारत का मात्स्यिकी क्षेत्र ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में गर्व से आगे बढ़ रहा है। आज वाढवण पोर्ट की नींव रखी गई है। इस पोर्ट पर 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। ये देश ही नहीं, दुनिया के सबसे गहरे पोर्ट में से
एक महत्वपूर्ण पोर्ट होगा। आज देश के सभी कंटेनर पोर्ट से जितने कंटेनर आते जाते हैं, पूरे देश के टोटल की मैं बात कर रहा हूं, आज जितने टोटल आते जाते हैं उससे ज्यादा कंटेनर का काम अकेले वाधवान पोर्ट पर होने वाला है। आप अंदाज लगा सकते हैं ये पोर्ट महाराष्ट्र और देश के व्यापार का, औद्योगिक प्रगति का कितना बड़ा केंद्र बनेगा। इस क्षेत्र की पहचान अब तक प्राचीन किलों यानी फोर्ट से होती थी, अब इस क्षेत्र की पहचान आधुनिक पोर्ट से भी हुआ करेगी। मैं पालघर के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारी सरकार ने 2-3 दिन पहले ही दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र के विकास को भी मंजूरी दे दी है। यानी ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए डबल खुशखबरी है। ये औद्योगिक क्षेत्र छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ में विकसित होने वाला है। ये संभव हो पाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके कारण, क्योंकि 80 के दशक में वाड़भन में पोर्ट हो इसकी संकल्पना की गई। ध्यान में यह आया कि पूरे देश में 20 मीटर डीप ड्राफ्ट केवल वाड़भन में हमको उपलब्ध है और कहीं नहीं है। इसलिए यहां पर अगर पोर्ट तैयार होगा तो भारत एक मैरीटाइम पावर बनेगा। किंतु 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने डहाणू का नोटिफिकेशन निकाला, एक कमेटी तैयार की और जन्म से पहले ही वाड़भन पोर्ट की मृत्यु हो गई और उसके बाद सबने कह दिया अब ये पोर्ट बन ही नहीं सकता। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार आई, आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में हम सभी को काम करने का मौका मिला और आपके आशीर्वाद से हमने इसे वापस जीवित किया। और सबसे महत्वपूर्ण कोई काम किया तो हमने नया राइट ऑफ वे ढूंढकर निकाला जो डहाणू नेचुरल अथॉरिटी के बाहर था, और एक ऐसा राइट ऑफ वे जिससे पर्यावरण को कोई धोखा नहीं हो सकता। और उसके कारण ये जो 91 का नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन से ये वाड़भन पोर्ट बाहर निकला और आपने इसको नेशनल पोर्ट का दर्जा दिया। और मुझे बहुत खुशी है, सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह हम लोग जीतते गए और आज की ये परिस्थिति है कि वाड़भन का शिलान्यास आपके हाथ से हो रहा है। और मैं ऐसा कहता हूं, किसी भी देश के इतिहास में एक ऐसा वाकया होता है जो उस देश के लिए टर्निंग पॉइंट होता है। प्रधानमंत्री जी, अगले 200 साल तक ये वाड़भन का जो पोर्ट है, इस पोर्ट के कारण आपका जो नाम है वो इतिहास में दर्ज होगा कि भारत को आगे ले जाने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर किया। और इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज ये क्षण आ चुका है। मैं प्रधानमंत्री जी इस समय एक सुझाव देना चाहता हूं कि जिसकी फिजिबिलिटी हम लोग देखें। आप जानते हैं दुनिया के सारे बड़े एयरपोर्ट ये रेक्लेमेशन करके इसी प्रकार से समुद्र में पोर्ट के आसपास तैयार किए हैं। मुंबई में हम आने वाले दिनों में मुंबई जो बढ़ने वाली है वो सारी की सारी
इसी वसई विरार पालघर साइड में बढ़ने वाली है। हम लोग इस पोर्ट के लिए रिक्लेमेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम एयरपोर्ट का भी रिक्लेमेशन करें और तीसरा एयरपोर्ट अगर इधर करें तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम मुंबई को बदल देंगे। मैं जाते जाते इतना ही कहना चाहता हूं, इस जो ये बंदर है इसको तैयार करते समय एक चीज का ध्यान रखा गया, हमारे जो मछुआरे हैं, हमारी जो फिशिंग कम्युनिटी है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। यहां पर उनका फिशिंग हार्बर भी होगा, उनके लिए फिशिंग की नई व्यवस्थाएं भी होगी, उनके लिए नए प्रकार के वहां पर वेसल्स भी हम लोग उपलब्ध कर देंगे। और इतना ही नहीं, ये भी तय किया यहाँ के फिशरमैन और यहाँ के आदिवासियों को ही ट्रेनिंग देकर उनको ही यहाँ पर जॉब्स दिए जाएंगे। 1 लाख अवसर यहाँ पर तैयार होंगे, वो यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के ओबीसीज को और यहाँ के फिशरमैन को देने का निर्णय किया। और मैं जेएनपीटी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने उसका ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया है और जल्दी ही इन सबको बहुत अच्छी नौकरियां मिलेगी। तो यहाँ की लोकल कम्युनिटी को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना देश का सबसे बड़ा पोर्ट बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।